नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास की 87वीं क्लास के बारे में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग मौर्य काल के बारे में विस्तृत अध्ययन की शुरुआत करते हैं। अगर आप मौर्य काल के बारे में बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं, यानी आप इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं कि अगर आप पढ़ लें तो प्रश्न ना छूटे, तो वो आपको यहाँ पर मिलेगा। यानी एक तरीके से समग्र अध्ययन कराने की कोशिश की जा रही है, ठीक है ना। खासकर मौर्य काल मतलब सारे वीडियो में विस्तृत पढ़ाया गया है। अगर आप आईएएस, पीसीएस, आरओ, एआरओ और टीजीटी, पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे रहे हैं या यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये क्लास बेहद महत्वपूर्ण है। अगर साथ में यदि आप जीएस की तैयारी कर रहे हैं और तैयार करना चाहते हैं कि बेहद तरीके से, मजबूती से, तो आप हमारी क्लास के साथ जरूर जुड़िए। दोस्तों, इतिहास का कोर्स पूरा कराना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। क्यों चुनौती है? क्योंकि प्राचीन भारत अपने आप में एक विषय बन जाता है और यहाँ से लोग ये कहते हैं कि प्रश्न नहीं आते हैं। दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ऐसा कोई पेपर नहीं है जहाँ पर यूपीएससी के 5 से 7 प्रश्न ना आते हों, क्योंकि यहाँ पर कल्चर आता है, ठीक है ना। प्राचीन अगर आप वैदिक कल्चर पढ़ लेंगे तो वहाँ से आता है। मौर्य साम्राज्य से एक क्वेश्चन आना ही आना रहता है, ठीक है। तो प्राचीन भारत से ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रश्न ना पूछे जाएं। तो आप हमारे साथ जुड़िए और विस्तार तरीके से अध्ययन करिए। बैठ के केवल आपको अध्ययन करना है। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मौर्य काल पूरे इतिहास का एक ऐसा युग रहा है जिसने अखंड भारत का निर्माण किया है। तो उस अखंड भारत के निर्माण में आखिर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक इनकी क्या भूमिका रही है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग मौर्य वंश के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मौर्य वंश के इतिहास जानने के स्रोत, यानी हम मौर्य काल के इतिहास को कैसे समझेंगे, उसके स्रोत कौन कौन से हैं। साहित्यिक साक्ष्य, अभिलेखीय साक्ष्य, और साहित्य में कौन कौन से हैं। बौद्ध धर्म के साहित्य, जैन धर्म के साहित्य, ब्राह्मण धर्म के साहित्य, या तत्कालीन राइटरों द्वारा, मेगास्थनीज की इंडिका द्वारा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा मौर्य काल के बारे में बेहद तरीके से विस्तृत जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे दूसरे टॉपिक में चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, ठीक है ना। आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी। उसके बाद बिंदुसार के शासनकाल के बारे में पढ़ेंगे और फिर बात करेंगे अशोक के शासनकाल के बारे में। अशोक अपने जीवन काल में अखंड भारत का निर्माण कर देता है और उसके बाद जिस तरीके से धम्म के माध्यम से नैतिक आदर्शों को लागू करता है, वो सारी चीज़ें आपको कहाँ पर, अशोक के अभिलेखों में मिलते हैं। प्रशासनिक बातें, सामाजिक बातें, धार्मिक बातें, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। तो छठवें टॉपिक में हम लोग बात करेंगे अशोक के धम्म के बारे में। आखिर अशोक का धम्म क्या है, इसमें किन चीज़ों के बारे में बात की गई है। अशोक मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन कैसा था, यानी केंद्र का प्रशासन कैसा था, केंद्रीय अधिकारी कौन कौन से थे, और फिर इसी टॉपिक में बात हम लोग करेंगे मौर्यकालीन प्रांतीय प्रशासन के बारे में। फिर मौर्यकालीन राजस्व के बारे में बात करेंगे और 10वें नंबर पर बात करेंगे मौर्यकालीन सामाजिक जीवन के बारे में, यानी उस समय का समाज कैसा था। और फिर 11वें पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे मौर्यकालीन व्यापार वाणिज्य, और फिर 12वें पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे मौर्यकालीन स्थापत्य कला के बारे में, और 13वां पॉइंट है
अशोक के उत्तराधिकारी हैं। और 14वां जो पॉइंट है वो है मौर्य साम्राज्य का पतन। यानी इतना बड़ा साम्राज्य एकाएक कैसे ध्वस्त हो गया। तो दोस्तों, मौर्य काल के बारे में इन सारे पॉइंटों में करीब 14 पॉइंट हैं। इन सब के बारे में हम लोग विस्तृत तरीके से बात करेंगे। और अगर आप मौर्य काल का इतिहास समझना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो सबसे बड़ी चुनौती होती है मौर्यकालीन इतिहास के जानने के स्रोत। यानी हम मौर्य काल के इतिहास को कैसे समझेंगे, ठीक है ना, कैसे जानकारी मिलेगी। क्या ये दंत कथा द्वारा, सुनी सुनाई बातों द्वारा इतिहास लिखा जा सकता है? तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जो इतिहास लिखा जाता है वो प्रमाणित इतिहास को व्यवस्थित तरीके से लिखा जाता है ताकि उसके प्रमाण उपलब्ध हों। जैसे आप कोर्ट पहुंचते हैं तो कोर्ट में किसी व्यक्ति को तभी दोषी करार दिया जा सकता है जब उसके खिलाफ ठोस प्रमाण उपलब्ध हों। अगर साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तो अपराधी कितना भी गंभीर अपराध किया हो वो बेइज्जत बरी हो जाएगा। तो उसी तरीके से इतिहास लेखन अपने आप में एक बड़ी क्रिटिकल समस्या है। जब तक इतिहास को साक्ष्यों में प्राप्त नहीं कर लिया जाता है, एक नहीं दो दो तीन तीन साक्ष्यों से उनकी पुष्टि कराई जाती है, और फिर लेखक कैसा था, क्या वो दंत कथाएं लिख रहा था? जैसे सिंघल द्वीप के कुछ बौद्ध साहित्य मिलते हैं जिसमें हीनयान, दीपवंश और महावंश, इसमें बहुत सारी बातें कपोल कल्पित लिखी गई हैं। तो क्या उसको इतिहास माना जा सकता है? तो ये नहीं होता है। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग मौर्यकालीन इतिहास जानने के स्रोत। अगर जानने के स्रोत यहां पर देखेंगे तो दो तरीके के स्रोत आपको मिलते हैं। कौन कौन से? पहला है साहित्यिक स्रोत, यानी मौर्य काल की जो जानकारी पुस्तकों में मिलता है। पुस्तक कैसे हैं? धार्मिक हो सकते हैं या अधार्मिक हो सकते हैं, लौकिक, अलौकिक साहित्य, ठीक है ना। दूसरा है पुरातात्विक साक्ष्य, यानी जो खुदाई से प्राप्त हों। और पुरातात्विक के साथ साक्ष्य के साथ साथ इसमें एक और आ जाता है, तीसरा अभिलेखी साक्ष्य, अभिलेखी साक्ष्य, ठीक है ना। तो अशोक के लगभग 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कितने? 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो मौर्य काल के सामाजिक, आर्थिक, खासकर प्रशासनिक जानकारी कहाँ से मिल जाती है? अभिलेखों से मिल जाती है। डी.आर. भंडारकर एक ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने मौर्य काल के इतिहास को अभिलेखों के माध्यम से लिखने का प्रयास किया। यानी आप कह सकते हैं कि मौर्यों के बारे में जानकारी अभिलेखों में बहुत बड़ी मात्रा में मिलती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साहित्यिक स्रोत के बारे में, फिर पुरातात्विक स्रोत के बारे में, और फिर बात करेंगे हम लोग अभिलेखी साक्ष्यों के बारे में। तो साहित्यिक साक्ष्य, जिसमें 3-4 तरीके के साक्ष्य हो सकते हैं। कौन कौन से? साहित्यिक साक्ष्य में पहला हो गया कि बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ, यानी बौद्ध धर्म की बहुत सारी पुस्तकें मौर्यों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराती हैं, ठीक है। दूसरा है जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ। तीसरा है ब्राह्मण साहित्य। यानी ब्राह्मण साहित्य लिखी गई। चौथा है तत्कालीन या बाद के जो साहित्य लिखे गए, और विदेशी खासकर जैसे इसमें मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी
इंडिका, तो इंडिका से भी मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस तरीके से साहित्यिक साक्ष्यों में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। अब एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि विशाख दत्त की रचना का क्या नाम है। तो विशाख दत्त की रचना का क्या नाम है? मुद्रा राक्षस। लेकिन यहां पर आप ये पढ़ रहे हैं कि विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस से मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है ना। और मुद्रा राक्षस पर घुंडीराज ने टीका लिखा है, यानी इस ग्रंथ को उन्होंने अपने हिसाब से लिखा है मुद्रा राक्षस को। तो जाहिर सी बात है इसमें मौर्य काल के बारे में क्या है, जानकारी मिलती है। मुद्रा राक्षस में उल्लेख है कि किस प्रकार कौटिल्य ने नंद वंश की सत्ता को उखाड़ फेंका, ठीक है ना। चाणक्य यानी कौटिल्य ही नंद सम्राट के मंत्री राक्षस के बीच संघर्ष पर केंद्रित है, ठीक है ना। यानी ये जो कथानक है किसके बीच, चाणक्य और राक्षस के बीच बताया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कल्हड़ की रास तरंगड़ी, ठीक है ना। ये कल्याण लिखा हुआ है, कल्हड़ की रास तरंगड़ी, ठीक है ना। पूछ लिया जाता है रास तरंगड़ी की रचनाकार कौन है, तो रास तरंगड़ी के रचनाकार कौन है, कल्हड़ है। तो कल्हड़ की रास तरंगड़ी से भी मौर्य शासकों के बारे में क्या है, जानकारी मिलती है। यानी कल्हड़ ने भी, हालांकि ये बात के राइटर हैं, लेकिन इन्होंने मौर्यों के बारे में लिखा है। उसके बाद अगर हम बौद्ध धर्म के ग्रंथों के बारे में बात करें तो बौद्ध धर्म में दीपवंश और महावंश, ठीक है ना। इसके साथ साथ महावंश पर एक टीका लिखी गई है जिसका नाम है वंशत प्रकाशनी। तो वंशत प्रकाशनी में भी मौर्यों के बारे में क्या है, जानकारी मिलती है, ठीक है ना। इसके साथ साथ दिव्यावदान में भी मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म के एक तिब्बती इतिहासकार हैं और इनका नाम है तारानाथ। तारानाथ ने, ये कौन से राइटर हैं, तिब्बती राइटर हैं, तिब्बती राइटर हैं और इन्होंने बौद्ध धर्म पर लिखा, यानी भारतीय बौद्ध धर्म का इतिहास नाम से लिखा। इनकी पुस्तक का नाम पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो तारानाथ कहाँ के राइटर हैं, तिब्बती हैं। किस पर लिखा, बौद्ध धर्म पर लिखा, ठीक है ना। तो इतने बौद्ध साहित्य हैं जिनसे मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। अब इन्हीं में से प्रश्न पूछ लिया जाता है, मौर्य काल के बारे में निम्न में से कौन से ग्रंथ जानकारी नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग बात करते हैं। अब जैन धर्म ने भी मौर्यों के बारे में उल्लेख किया है। अब जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं उनमें से भद्रबाहु का कल्पसूत्र रचना पूछ लिया जाता है, कल्पसूत्र की रचना किसने की है, तो भद्रबाहु ने किया है। और इससे भी मौर्यों के बारे में जानकारी मिल जाती है, ठीक है ना। हेमचंद का परसिस्ट पर्वन, ठीक है ना, पूछा जाता है कि परसिस्ट पर्वन के लेखक कौन से हैं, तो हेमचंद्र किसके लेखक हैं, परसिस्ट पर्वन के लेखक हैं। और किस धर्म से रिलेटेड है, जैन धर्म से रिलेटेड है। और जिससे क्या मिलता है, मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। इसी तरीके से जिन प्रभु सूरी की विविध तीर्थ कथा, इससे भी मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। फिर श्री चंद की कथा कोश से भी मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। और हरिवृद्ध की
बृहद कथा कोश। तो इन सभी से किसके, मौर्यों के यानी मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद पुराणों से भी मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। किससे? पुराणों से। तो पहला एक पुराण आता है विष्णु पुराण। ठीक है ना। तो विष्णु पुराण, और विष्णु पुराण पर श्रीधर स्वामी ने एक टीका लिखा है। टीका का मतलब है विष्णु पुराण पर उन्होंने अपने शब्दों में लिखा। ठीक है ना। तो इन दोनों पुस्तकों से मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है कि मौर्य काल के बारे में जानकारी किन किन ग्रंथों से मिलती है। तो पीछे हमने बौद्ध ग्रंथों को बताया, जैन ग्रंथों के बारे में बताया। ये सब अलग अलग प्रश्न बनते हैं और समूह में भी मिलाकर प्रश्न बनते हैं। ठीक है। तो श्रीधर स्वामी की टीका से भी मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। और पुराणों में मौर्यों को असुर कह के संबोधित किया गया है। क्या कह के संबोधित किया गया है? असुर कह के। ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। ये तो सब जग जाहिर है कि सभी लोग जानते हैं। अर्थशास्त्र पर भट्ट स्वामी ने प्रतिपदा पंचिका टीका लिखा है। तो पूछा गया है इसमें कि प्रतिपदा पंचिका में किसके बारे में जानकारी मिलती है। तो असल में ये पुस्तक किस पर लिखी गई है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर लिखी गई है। और अर्थशास्त्र किस पर है? मौर्यों पर। तो जाहिर सी बात है ये भी क्या है? मौर्यों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। अर्थशास्त्र की खोज जो है पंडित श्याम शास्त्री ने कब किया था? 1904 में किया था। कब किया था? 1904 में। और जब 1904 में किया तो इसी कारण कौटिल्य नामक जो पात्र है मौर्य काल का, इस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि मौर्यों के जो अभिलेख पहले खोज लिए गए थे, आखिर उन अभिलेखों में कौटिल्य का नाम कहीं भी नहीं मिलता है। तो क्या कौटिल्य नाम का हीरो बाद में लाया गया है? ये थोड़ा सा समझने का विषय है। हालांकि ये कह पाना भी संभव नहीं है, लेकिन इस पर लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि पंडित श्याम शास्त्री ये कौटिल्य नामक पात्र कहाँ से लाए हैं। क्या वास्तव में चंद्रगुप्त के साथ था वो? अगर चंद्रगुप्त के साथ था, गुरु था, तो उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। आगे हम लोग बात करते हैं पतंजलि का। हालांकि मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल आता है। मौर्योत्तर काल में पतंजलि होते हैं। पतंजलि ने महाभाष्य में चंद्रगुप्त की सभा के बारे में उल्लेख किया है। ठीक है ना। तो पतंजलि से भी पूछ लिया जाता है तो लोग कहते हैं ये तो ब्राह्मण साहित्य, इसमें कहाँ पे मिल रहा होगा। तो पतंजलि से भी चंद्रगुप्त की राजसभा के बारे में क्या है? जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ दक्षिण भारत में जो संगम साहित्य लिखा गया है दक्षिण भारत में, इसमें पुस्तक का नाम है अननरु और इसके लेखक हैं मामूलनार। इसने भी मौर्य शासकों, नंद शासकों के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है ना। क्योंकि एक स्टेटमेंट मिलता है कि एक प्रेमिका यानी पत्नी जो विरह वेदना से पीड़ित है, वो अपने पति का इंतजार कर रही है और वो कहती है कि क्या मेरे पति का नंदों का छुपाया हुआ धन मिल गया है जो वापस नहीं आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है नंद और मौर्यों के बारे में जानकारी यहाँ से भी यानी संगम साहित्य से भी क्या है? मिलती है। उसके बाद
के लेखक जो है कपिलार थे। इसमें भी मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। आगे हम लोग देखते हैं कश्मीर के क्षेमेंद्र इनकी रचना पूछी जाती है कि रचना किसने है, बृहत कथा मंजरी किसने लिखा है। तो क्षेमेंद्र ने क्या लिखा है, बृहत कथा मंजरी, और इसमें भी मौर्यों के बारे में क्या है, जानकारी मिल जाती है। ठीक है। फिर सोमदेव ने कथा सरित सागर लिखा है। ठीक है ना। अब देखिए कथा सरित सागर में गंगा नदी और यमुना नदी दोनों कहां पर मिलते हैं, प्रयाग में, या प्रयागराज कह सकते हैं। कथा सरित सागर में इन दोनों के बीच की भूमि को अंतर्वेद कहा गया। क्या कहा गया, अंतर्वेद। ठीक है ना। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अंतर्वेद किस भूमि को कहा गया है, तो अंतर्भूमि जो प्रयागराज वाला क्षेत्र है, ठीक है ना, जहां पर इलाहाबाद बसा हुआ है, इस क्षेत्र को अंतर्वेदी कहा गया है। किस ग्रंथ में कहा गया है, सोमदेव की कथा सरित सागर में। हालांकि ये अंतर्वेद वाला भी प्रश्न कभी पूछा नहीं गया है। जब भी राइटर के हाथ में पड़ेगा इसको जरूर रखेगा, ये दावे के साथ। ठीक है ना। तो ये जितने भी जानकारी थी ऊपर की, ये सारी की सारी मौर्य काल के बारे में साहित्यिक स्रोत है। क्या है, साहित्यिक स्रोत है। यानी इतने स्रोतों से मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि मौर्यों के इतिहास को झुठलाया नहीं जा सकता है। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य में कुछ मृदभांड मिलते हैं। क्या मिलते हैं, मृदभांड। मृदभांड का मतलब है, मृद मतलब मिट्टी होती है और भांड मतलब होता है पात्र, यानी मिट्टी के पात्र, अर्थात मिट्टी के बने हुए मटके। तो इस दौरान पुरातात्विक साक्ष्यों में खुदाई के दौरान बड़ी मात्रा में NBPW के उपकरण मिले हैं। पूछा जाता है मौर्यकालीन मृदभांड कौन से हैं, तो NBPW। N से हो गया नार्दन यानी उत्तरी, B से हो गया ब्लैक, P से हो गया पॉलिश वेयर मतलब पात्र हो गया वेयर। ठीक है ना। तो नार्दन ब्लैक पॉलिश वेयर पूछ लिया जाता है। तो ये बड़ी मात्रा में खुदाई से प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना। उसके बाद अभिलेख बड़ी मात्रा में मिले हैं मौर्य काल के। ठीक है ना। कौन कौन से अभिलेख मिले हैं, देखिए अशोक के लगभग 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कितने, 40 से अधिक। और 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, इसका मतलब क्या है, इसका सीधा मतलब है कि बहुत जानकारी मौर्यों के बारे में अभिलेखों से मिल जाती है। अभी पीछे हमने बताया है कि D.R. भंडारकर ने अशोक के अभिलेखों के आधार पर मौर्य काल का इतिहास लिखा है। यानी इतनी ज्यादा जानकारी मिल जाती है। ठीक है ना। तो जब अशोक के अभिलेख पढ़ेंगे तो ये अपने आप में एक अलग टॉपिक बन के आएगा, और इसी से तो प्रश्न पूछे जाते हैं कि अशोक के अभिलेखों में क्या, कहाँ, क्या क्या चीज मिलता है। ठीक है ना। दूसरा है रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ कहाँ है, ये आप क्षेत्र समझ गए होंगे, ये गुजरात का है। तो ये क्या है, जूनागढ़। तो रुद्रामन का जो जूनागढ़ है, इस अभिलेख में भी मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है ना। और खास बात यह है कि यही एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक और चंद्रगुप्त का एक साथ नाम आता है। अब एक साथ नाम क्यों आता है, समझिए इस बात को।
एक साथ नाम क्यों आता है? दरअसल में चंद्रगुप्त के समय यहाँ पर एक झील बनवाई जाती है और उस झील का नाम होता है सुदर्शन झील। उसी को पुनरुद्धार करने में अशोक का भी नाम आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख ऐसा अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त और अशोक दोनों के एक साथ नाम आते हैं। फिर एक और अभिलेख है, इस अभिलेख का नाम है सोहगौरा अभिलेख। पूछ लिया जाता है सोहगौरा कहाँ पर है, तो गौरा गोरखपुर याद रखिए। ठीक है ना, गौरा गोरखपुर याद रहेगा, कोरिलेट कर लीजिएगा। कौन से? गोरखपुर, गौरा। तो सोहगौरा गोरखपुर जिले में है। यह संपूर्ण मौर्य काल का एकमात्र अभिलेख है जो ताम्रपत्र पर उल्लेख है। ठीक है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आप गुप्त वंश का इतिहास पढ़ोगे, किस वंश का? गुप्त वंश का इतिहास पढ़ोगे तो गुप्त वंश के इतिहास में आपको ताम्रपत्र लेख बड़ी मात्रा में मिलते हैं, लेकिन मौर्यों का ये इकलौता अभिलेख है जो किसका है? तांबे का बना हुआ है, यानी ताम्रपत्र लेख है। इसमें इसमें दो चित्र मिलता है, कुल 7 आकृतियां बनी हैं। इनमें खास बात यह है कि ये अभिलेख में राहत सामग्री वितरण का उल्लेख मिलता है। पूछ लिया जाता है कि किन अभिलेखों में, मौर्यकालीन किन अभिलेखों में राहत सामग्री के वितरण का उल्लेख है, तो वो 2 अभिलेख हैं। एक सोहगौरा अभिलेख है, सोहगौरा अभिलेख है, और दूसरा महास्थान अभिलेख है। महास्थान अभिलेख है। तो एक तो पूछ लिया जाता है ये प्लेसेस कहाँ हैं? सोहगौरा कहाँ पे है? गोरखपुर में। और ये कहाँ है? बंगाल में, जो पुंडवर्धन कहलाता है। और इन दोनों में किसके बारे में जानकारी मिलती है? राहत सामग्री के वितरण के रूप में। ठीक है, तो महास्थान पाषाण अभिलेख, सोहगौरा किसका है? तांबे का। लेकिन महास्थान अभिलेख किससे संबंधित है? पत्थर से संबंधित, यानी पाषाण का बना हुआ है। 1931 में बांग्लादेश के बोगरा जिले से यह शिलालेख प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, तो वर्तमान में कहां पर है? बांग्लादेश में। मौर्य काल में महास्थान का नाम क्या बताया गया है? पुंड्रनगर। पूछ लिया जाता है पुंडवर्धन कहां पे है? बंगाल में। ठीक है ना, यह लेख अन्नागार का उल्लेख करता है, यानी खाद्यान्न संग्रहित करने का, क्योंकि यहीं पर राहत सामग्री के वितरण का उल्लेख मिलता है। और ये भाषा एवं मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि में, यानी प्रकृत भाषा में लिखा हुआ है। और लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। कौन सा? महास्थान पाषाण अभिलेख। इसी शिलालेख में काकड़ी, यानी उस समय की जो मुद्रा थी, और गंधक का चित्र अंकित है। तो इसीलिए प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि किस अभिलेख में काकड़ी और गंधक जैसे सिक्कों का उल्लेख मिलता है, तो ये महास्थान पाषाण अभिलेख में मिलता है। खास बात यह है कि इसमें सामुदायिक ऋण देने की चर्चा है, ये ध्यान रखिएगा। यानी सामुदायिक ऋण देने का अभिलेख पूरे भारत में शायद कहीं मिला हो। तो ये महास्थान मौर्यों का जो अभिलेख है, इसमें क्या मिल रहा है? सामुदायिक ऋण, यानी पूरे समूह को ऋण देने की बात कही गई है। ऋण गंधिक सिक्कों के रूप में एक समुदाय था, वहां पर गलादान नामक व्यक्ति के नाम से दिया गया, और समुदाय का नाम था समंगीय समुदाय था, जिसको क्या दिया गया? सामुदायिक ऋण प्रदान किया गया। तो
तो प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है कि सामुदायिक ऋण प्रदान करने वाले कौन सा अभिलेख है, तो ये है महास्थान। और ये कहाँ पर है? ये है बांग्लादेश के बोगरा जिले में। कहाँ पर? बोगरा जिले में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पर से राहत सामग्री वितरण का क्या है? उल्लेख है। थैंक यू डियर। हाँ, खास बात यह भी है कि सोगौरा और महास्थान ये दोनों जो अभिलेख हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। इसीलिए विदेशी इतिहासकार कहते हैं कि मौर्यों के समय अकाल नहीं पड़ता था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, दरअसल में अकाल के बारे में चाणक्य ने तो उल्लेख किया है। तो उस दौरान इतनी व्यवस्था रखी जाती थी कि अकाल की नौबत ही ना आए। यानी जब चीजों के वितरण का उल्लेख अभिलेखों में मिलने लगे तो ये अपने आप में बड़ी बात है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में। यानी चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व के बीच में गद्दी पर बैठा। ठीक है ना? यानी 22 से लेकर 298 तक, यानी लगभग 24 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया। कितने वर्षों तक? 24 वर्षों तक। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त का जो मौर्य का जन्म है मौर्य वंश में हुआ था। कहां पर हुआ था? मौर्य वंश में। इनके पिता मौर्य जाति के क्या थे? मुखिया थे। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पिता क्या थे? एक मुखिया थे, जो किसी सीमांत संघर्ष में क्या है, यानी क्षेत्रीय लड़ाई में जो सीमा के पास थे वहां पर युद्ध हुआ और वहीं पर मारे गए। ठीक है ना दोस्तों? जब कोई राजा मारा जाता था या मुखिया मारा जाता था तो कोशिश ये की जाती थी कि उसके संपूर्ण परिवार को नष्ट कर दो ताकि कोई भी बदला लेने वाला न बचे। जैसे आज भी कहावत है गांव समाज में कि हम तुम्हारे वंश का नाश कर देंगे। ठीक है ना? तो जब पिता मार दिए गए तो उसकी माता ने सोचा कि अब जो गर्भ में बच्चा पल रहा है इसे बचाना बहुत जरूरी है। परिणाम स्वरूप वो माता कहाँ पहुंची? पाटलिपुत्र। और वहीं पर चंद्रगुप्त का जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ? पाटलिपुत्र में। लेकिन इस बात का भय लगातार बना हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो कि गुप्तचर हमारे पीछे लगे हों। तो जैसे ही जन्म हुआ इसके मामाओं ने, यानी चंद्रगुप्त के मामा ने क्या किया? इसको गौशाला में उठाकर छोड़ दिया जाके। और वहीं गौशाला में एक गड़रिये ने क्या किया? इसका पालन पोषण किया। ठीक है ना? जब बड़ा होने पर इसको एक चरवाहे के हाथ बेच दिया गया। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को बेच दिया। और उसने क्या किया? इससे चरवाहे का काम लिया। किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। कहा जाता है एक बार जब चाणक्य विंध्य के जंगल से गुजर रहा था, विंध्य के जंगल से गुजर रहा था, वहीं पर उसने एक टीले पर देखा कि एक बालक बैठा हुआ है और वो अपने मित्रों से कह रहा है कि तुम लोग अपने वाद विवाद को लाओ और हम उसको सुलझाएंगे। तो यहाँ पर जो मिलता है वो राजकीय लम खेल कहा जाता है। यानी वो उस पहाड़ी पर राजकीय लम खेल खेल रहा था।
और इस खेल से प्रभावित होकर कौटिल्य ने क्या किया, 1000 करशार्पण में उसको खरीद लिया। तो इस समय की मुद्रा कौन सी है, करशार्पण। जब इसको खरीद लिया तो कौटिल्य इसको तक्षशिला में 8 वर्षों तक क्या है, समस्त प्रकार की शिक्षा दी, यानी अस्त्र शस्त्र जो भी विद्या थी वो यहाँ पर तक्षशिला में क्या किया, प्रदान किया। और फिर चंद्रगुप्त, चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर क्या किया, नंद वंश का विनाश कर दिया और उसके बाद मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। किसने डाली, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, हमारे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या कहा गया है, प्रथम भारतीय साम्राज्य का। इसे प्रथम ऐतिहासिक शासक या सम्राट भी कहा गया है। हालांकि पहला ऐतिहासिक शासक के रूप में कौन निकल के आता है, महापद्म नंद, महापद्म नंद पहला ऐतिहासिक शासक के रूप में आता है। ठीक है ना। इसने देश को यानी भारत को मकदूनियाई यानी जो यूरोपीय थे, यूनानी थे, उन सबको क्या किया, मार मार के भगा दिया। तो ये कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनान की दासता से भारत को क्या किया, मुक्त कराया। और जब मुक्त कराया तो इसीलिए इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नायक भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारतीय सम्राट स्वतंत्रता संग्राम का किसको कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को नायक कहा जाता है, क्योंकि जितने भी यूनानी गवर्नर बच्चे थे सबको मार के भगा दिया, कहा छोड़ो इस क्षेत्र। भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट भी कहा जाता है और भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। पूछ लिया जाता है कि भारत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है ना। अगला टॉपिक है, मौर्य किस जाति के थे। मौर्य किस जाति के थे, क्या वो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे या शूद्र थे। तो इस पर विद्वानों का क्या है, मतभेद बना हुआ है। ब्राह्मण साहित्य मौर्यों को क्या कहते हैं, शूद्र मानते हैं। ब्राह्मण साहित्य डायरेक्ट नहीं कहते हैं कि शूद्र है, लेकिन मौर्यों का संबंध शूद्रों से जोड़ दिया तो जाहिर सी बात है मौर्य क्या थे, शूद्र थे। जैन और बौद्ध साहित्य ये दोनों मौर्यों को क्षत्रिय मानते हैं। क्या मानते हैं, क्षत्रिय मानते हैं। जबकि जो यूनानी इतिहासकार हैं वो ये कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य निम्न जाति का था। स्पूनर महोदय, जिन्होंने जाति पर बड़ी मात्रा में रिसर्च किया, उन्होंने कहा कि ये पारसिक था। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। हालांकि इसके बहुत कम प्रमाण मिलते हैं। रोमिला थापर ये कहती हैं मौर्य कौन थे, वैश्य थे। मौर्य कौन थे, वैश्य थे। डॉक्टर आर मुखर्जी के अनुसार चंद्रगुप्त बृहद भारत पर शासन स्थापित करने वाले प्रथम सम्राट थे। एस्ट्रेबो बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्रस, ध्यान रखिए, पाटलिपुत्रस या पॉलीबोथ्रस नामक उपनाम धारण किया था, यानी पाटलिपुत्र का पुत्र। ठीक है ना। पाटलिपुत्रस, पालीब्रोथस। पुराणों में उल्लेख है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 24 वर्षों तक शासन किया। ठीक है ना। अब देखिए जो 4 स्टेटमेंट ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र,
ये चारों जो स्टेटमेंट हैं, नहीं ब्राह्मण कहीं नहीं बताया गया, ये ध्यान रखिएगा। शूद्र बताया गया, क्षत्रिय बताया गया, वैश्य बताया गया और निम्न जाति का बताया गया, लेकिन कहीं भी ब्राह्मण नहीं बताया गया, ये ध्यान रखिएगा। अब ब्राह्मण साहित्य किस तरीके से मौर्यों को शूद्र कहा, ये देखते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ मौर्यों को शूद्र कहा। विष्णु पुराण एवं उसकी टीका में चंद्रगुप्त मौर्य को नंद का पुत्र बताया। और नंद कौन से थे? घनानंद। और ये कौन से थे? नाई समाज से थे। नाई, ठीक है ना। और नाई क्या थे? शूद्र थे। नाई शूद्र थे, और शूद्र होने की वजह से मौर्य भी क्या हो गए? शूद्र हो गए। पुराणों में उल्लेख, हाँ, जो नंद की पत्नी मोरा से उत्पन्न हुए थे। पुराणों में उल्लेख है, क्या उल्लेख है? कि शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश की स्थापना हुई, और आगे के राजा क्या थे? शूद्र थे। ये किसमें मिलता है? पुराणों में मिलता है। तो नंद भी शूद्र होंगे, और नंद से उत्पन्न पुत्र भी शूद्र ही होंगे। तो ब्राह्मण साहित्य मौर्यों को क्या कहते हैं? कि ये शूद्र थे। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि तब ब्राह्मण कौटिल्य ने 9 नंदों का नाश करेगा, और ब्राह्मण के अभाव में मौर्य क्या करेंगे? पृथ्वी पर शासन का भोग करेंगे। कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राज्याभिषेक करेगा, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे कहा गया? पुराणों में कहा गया। इसी तरीके से विष्णु पुराण की जो टीका लिखी गई है, विष्णु पुराण में टीका लिखने वाले थे श्रीधर स्वामी ने, इन्होंने वहां पर एक शब्द मिला है उत्पन्न, और इस उत्पन्न शब्द की उन्होंने जब व्याख्या की तो चंद्रगुप्त नंद की पत्नी मोरा से उत्पन्न हुआ, और उस क्या कहलाए? मौर्य कहलाए। पुराणों में प्रत्यक्ष रूप से चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कभी नहीं कहा, बल्कि उनका संबंध नंदों से जोड़ा गया, और जब नंद शूद्र थे तो निश्चित रूप से मौर्य भी क्या हो गए? शूद्र हो गए। मुद्रा राक्षस में वर्णित है कि चंद्रगुप्त मौर्य चातुर समुद्र पर्यंत शासक था, यानी समुद्र के चारों तरफ, यानी उस भूमि का सम्राट था जिसके चारों तरफ क्या था? समुद्र था। और ऐसी भारी भरकम उपाधि किस नाम से जानी जाती है? एकराट। एक राट कहा गया। यानी भारत की जो उपाधियां, भारत के सम्राटों की जो उपाधियां हैं, उनमें सबसे बड़ी उपाधि यही मानी जाती है। कौन सी? एकराट। यानी एकराट वहां तक का शासक है जब तक समुद्र की सीमाएं ना जाएं। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है बीच में और कोई राजा नहीं है। तो चार समुद्र, यानी चारों तरफ से जो समुद्र की सीमाएं घिरी हों। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को देवता की पदवी से सुशोभित किया गया है। हालांकि ब्रह्म शूद्र जरूर बताता है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को नंद का पुत्र बताया गया है, और यहां पर एक शब्द उन्होंने यूज किया है। इस शब्द का नाम है वृषल, और विद्वानों ने इस वृषल शब्द को कहा है कि ये निम्न जाति का सूचक है, या हे दृष्टि से देखा जाता है। तो कहने का मतलब मौर्य क्या हो गए? कुलहीन हो गए, यानी उच्च कुल के नहीं थे। फिर आगे की जो रचना है कथा सरित सागर, ये रचना है सोमदेव की। सोमदेव क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। सोमदेव की कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी और गुंडीराज की टीका, इन सब में मौर्यों को नंद से जोड़ दिया गया। तो जाहिर सी बात है जितने भी मौर्य शासक थे उन सबको नंद के वंश से जोड़ दिया। और ये जोड़ने वाले कौन थे? ब्राह्मण ग्रंथ।
और ब्राह्मण ग्रंथों ने नंदों को शूद्र कहा, तो मौर्य भी क्या हो गए? शूद्र हो गए। चाणक्य की अर्थशास्त्र में कहीं भी चंद्रगुप्त मौर्य की जाति का उल्लेख नहीं मिलता है। यानी तत्कालीन चाणक्य क्या कहता है कि मौर्य कौन थे, इसके बारे में कोई उन्होंने जानकारी नहीं दी, लेकिन फिर भी कुछ अप्रत्यक्ष तरीके से जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? देखिएगा, चाणक्य एक तो कट्टर ब्राह्मण था, तो जाहिर सी बात है वो शूद्रों को पसंद नहीं करेगा, निम्न जाति का। अर्थव्यवस्था का पोषक था, ठीक है ना। अर्थशास्त्र में एक स्थान पर उल्लेख मिलता है, यानी अर्थशास्त्र में एक जगह उल्लेख मिला है। क्या उल्लेख मिला है? इसी से पता चल जाएगा कि कौटिल्य का क्या मानना था। उसमें उल्लेख मिलता है कि जनमत अभिजात निर्बल नरेश का तो आदर करता है। यानी जनमत अभिजात नरेश यानी उच्च वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो निर्बल राजा हो, जनता उसका सम्मान करेगी, ठीक। लेकिन अनाभिजात यानी निम्न वर्ग का व्यक्ति, चाहे भले बलवान हो, उसका सम्मान नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बता रहा है चाणक्य कि कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य उच्च जाति का था। हालांकि ब्राह्मण साहित्य सबके सब क्या कह रहे हैं? शूद्र था। तो अर्थशास्त्र में अप्रत्यक्ष रूप से उच्च कुल का कहा गया, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, क्या कहा गया है? उच्च कुल का। बौद्ध और जैन ग्रंथों में मौर्यों को क्षत्रिय बताया गया है। क्या बताया गया है? क्षत्रिय बताया गया है। आगे देखते हैं। तो बौद्ध ग्रंथ आ जाते हैं, और बौद्ध ग्रंथों में पहला है महावंश। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को संपूर्ण जम्बूद्वीप का सम्राट बनाया चाणक्य ने। और जाहिर सी बात है, अगर चाणक्य ने संपूर्ण जम्बूद्वीप का सम्राट बनाया तो वो क्या था? क्षत्रिय रहा होगा। मौर्य कपिलवस्तु के शाक्यों की एक शाखा थी, शाक्य भी। और कौशल नरेश विदुर के आक्रमण के पश्चात ये हिमालय में एक जगह क्या है? सुरक्षित पहुंच गए। और वहीं पर एक स्थल था पिपलीवन। और पिपलीवन जो है, पिपलीवन किसके लिए जाना जाता था? मोरों के लिए प्रसिद्ध था। और इसीलिए ये लोग क्या कहलाए? मौर्य कहलाए। महावंश टीका के अनुसार मौर्य नगर के राजकुमार थे, और इसी कारण भी इन्हें मौर्य कहा गया। दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार और उसका पुत्र अशोक क्या थे? क्षत्रिय थे। कौन कहता है? दिव्यावदान। पूछ लिया जाता है दिव्यावदान किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है, तो यह है बौद्ध धर्म से। अशोकावादन किस धर्म का संबंधित ग्रंथ है? बौद्ध धर्म से। बिंदुसार ने स्वयं को मूर्धवाभिषिक्त क्षत्रिय कहा है, और अशोक ने भी अपने आप को मूर्ध, ये यहाँ पे धा है, मूर्धवाभिषिक्त क्षत्रिय अशोक ने भी कहा है। यानी बिंदुसार भी अपने आप को क्षत्रिय कहा है, और अशोक ने भी क्षत्रिय कहा है। अगला अगर हम देखें जैन ग्रंथ, बस लास्ट है जैन ग्रंथ परशिष्ट पर्वन। परशिष्ट पर्वन पूछ लिया जाता है, परशिष्ट पर्वन की रचनाकार कौन है? तो हेमचंद्र है, ठीक है ना। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को मयूर पोषक का सरदार की लड़की का लड़का बताया गया है, और सरदार का मतलब उस समय कौन होता था? क्षत्रिय होते थे। तो जैन ग्रंथ भी मौर्यों को क्षत्रिय बताते हैं। लेकिन यूनानी विवरण जस्टिन लिखता है कि चंद्रगुप्त निम्न वर्ग से उत्पन्न बताया है, और कहते हैं कि चंद्रगुप्त निम्न कुल से था, फिर भी वो दैवी प्रेरणा से सिंहासनारूढ़ होने की क्षमता रखता था। यानी निम्न होने के बावजूद भी उसके अंदर क्षमता थी कि वो गद्दी पर बैठ सकता था। रोमिला थापर, ठीक है ना, जो डीयू की प्रोफेसर हैं, उन्होंने अशोक को यानी मौर्यों को क्या माना? वैश्य माना। और स्पून ने मौर्यों को पार्शिक, स्पूनर महोदय ने मौर्यों को पार्शिक बताया। तो दोस्तों, ये 1 घंटे की जो क्लास है, ये जब आप
ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो कम से कम नहीं, ये 3.5 घंटे की क्लास होती जाके है। थोड़ा सा इस तरीके से टाइप करके थोड़ा सा पढ़ा देने से कोर्स बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता चला जाएगा। यानी 5-6 क्लासों में या 7 क्लासों में मैं पूरा मौर्य काल क्या है पढ़ा देंगे और विस्तृत तरीके से। दोस्तों, जो आप इस 1 घंटे की क्लास में आपने पढ़ा है, वो जब आप ऑफलाइन पढ़ते हैं तो इतना ही स्टडी मटेरियल बताने में, समझाने में करीब 3 घंटा या 3.5 घंटे लग जाते हैं, जो आप पिछले 1 घंटे में आपने विस्तार से पढ़ लिया है। अगर आपको ये लगता है कि बेहतरीन तरीके से इतिहास को समझना है, पढ़ना है, तो आप हमारी इस YouTube की सीरीज़ में जुड़िए और संपूर्ण भारत का इतिहास हम आपको यूं ही समझाते चलेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है, और लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करें। तो थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।